बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हो चुकी है, वो है कोरोना और इसकी वबा, जो कि इस वक्त बहुत तेज़ी से एक बार फिर फैल रही है। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि खुसूसी पंजाब में नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब में जो सिंध सबसे पहले जा रहा था कि टॉप पर, जिस पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं जहाँ पर, लेकिन अब पंजाब आ चुका है जी। और गुज़श्ता 24 घंटों का जिक्र करें तो 3495 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 61 अमवात हुई हैं। ये वही तादाद है जो हम 600, 700, 800 पर ले आए थे। और सेकेंड वेव के दौरान तो ये भी हुआ था कि हमने इसको बहुत 2.5, 2.6 की रेशो में चला गया था। लेकिन अब दोबारा से रेशो एक दफ़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। 3500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 61 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। तो प्लीज़ खुदारा अपनी सेहत की जिम्मेदारी ले लीजिए, एहतियात का दामन मत छोड़िए। और आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं जिनको गवर्नमेंट सिस्टम के तहत अभी वैक्सीन लगवा रही है, उनको ज़रूर लेकर जाएं वैक्सीन सेंटर्स में और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पर हर कोई बात भी कर रहा है, वो PDM का इत्तेहाद है। क्या वो बाकी रहेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी, 9 जमातें मान गई, पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं PDM बनाते हुए इस्तीफों का ऑप्शन था। PDM को पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मुत्तफिक हो जाएगी। और इसके अलावा शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा खत लिखा है। कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, जो कि गलत तरीकाकार है और गलत तरीके को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इसके अलावा आज के शो में हम बात करेंगे NA 249 की। कराची का ज़िमनी इलेक्शन है जी। फैसल वाबदा वाली सीट 55 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि PDM में शामिल जमातें भी अब आमने सामने आ गई हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर और आसिफ मूसा उम्मीदवार हैं, जबकि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के बाद सलमान खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। और एक और अहम मामला जिस पर हमने आगाज़ में बात की, कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं। पाकिस्तान में मजीद 61 अमवात हुई हैं और 3495 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि चीनी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वसूल की हैं। इसके अलावा आज के शो में हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म आज कुरानदाजी के जरिए मजदूरों में मकानात भी तकसीम करेंगे। तो आज की हमारी टॉप स्टोरीज तो ये हैं। और बाकायदा आगाज़ हम अपने प्रोग्राम जिसमें हम PDM की बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तफिक नहीं हो पा रही। मौलाना फजल रहमान, जो कि हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी नाराज़ भी थे और वॉकआउट भी कर गए थे। उन्होंने कल भी ये कहा कि जी इस्तीफों का ऑप्शन तो शुरू से ही मौजूद था, पीपल्स पार्टी को फैसले के लिए टाइम दिया गया है, मोहलत दी गई है। अब देखते हैं कि वो क्या डिसीजन। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि आखिर फिर से इल्ज़ामात का सिलसिला क्यों शुरू हो चुका है, जब हम कह चुके हैं कि 90 की सियासत को अब हम दफन कर चुके हैं और आगे बढ़ना है मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की खातिर। लेकिन अब फिर से इल्ज़ामात की ये जो बौछार है क्यों की जा रही है। इसके साथ साथ अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि पीपल्स पार्टी क्या जवाब देती है, जल्द या फिर लेट। और अगर लेट जवाब देती है तो फिर PDM क्या अपना रास्ता जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग कर सकती है या नहीं, और किसको नुकसान होगा और किसको इसका फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में आगाज़ में ही हमने गुफ्तगू की PDM के हवाले से, जो कि कल भी यही गुफ्तगू रही कि आखिर इसका फ्यूचर क्या नज़र आता है, जो कि 2 दिन पहले हुआ है कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि सूरत हाल देखी मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज, और फिर इसके बाद जो नून लीग का इस पर रिएक्शन है। मुझे कुछ कहने दीजिए ना, आपकी बातें मैंने सुन ली जी। अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 3 मिनट, ताकि इस बात को समझने की कोशिश कर सके हमारे देखने वाले जी कि मामला क्या है। PDM एक इत्तेहाद है जिसमें 9 जमातें शामिल हैं। हेलो जी जी बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। उन 9 जमातों में से 3 सी हैं, 4 जिनकी किसी न किसी जगह पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, या सेनेट में या कौमी असेंबली में या उनकी सूबाई असेंबली में जी। बाकी जमातों की नुमाइंदगी ऐसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इत्तेहाद जो होते हैं ये कम से कम नकात पे बनते हैं। मकसद इनका होता है कि हुकूमत के वक्त को तंग करना, उनकी कोताहियों को हाईलाइट करना और अपने आप को पेश करना अवाम के आगे कि हम इसका मुतबादल हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है सिंध के अंदर, पूरा सूबा उनके पास है। वो उस सूबे को क्यों छोड़ें?
किस मकसद के लिए छोड़ें? अगर दोबारा इलेक्शन होंगे तो मुमकिन है उनको इतनी सीटें ना मिलें जितनी सीटें आज उनके पास हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। जबकि दूसरी तरफ JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो स्टेक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 160 के करीब हैं MP, 160 के करीब MP है जी। अगर ये यहाँ पे इस्तीफे देते हैं और इस्तीफों का तरीकाकार ये होता कि 160 इंतखाबी अमल होते, और ये बड़ा साइंटिफिक खेल होती है फिर कि कौन सी 160 नशिस्तों को इस्तीफा देना है, वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट क्या था, PML की मौजूदा पोजीशन क्या है, हुकूमत की नाअहली कितनी % बढ़ी है। ये बहुत लंबा एक सियासी तजज़िया होता है, स्टडी होती है। बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और ना ही हमारे दानिश्वर और लिखारी इस सारे मामले पर गौर करते हैं। वो कहते हैं नाराज हो गया मौलाना फजल रहमान जा रहा है, बात खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी से बात खत्म तो होगी, लेकिन देखना है ऑप्शंस क्या हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ दे सिंध की गवर्नमेंट, क्यों छोड़े, किस वजह से छोड़े, वो वजह भी बताइए। एक, आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट के दबाव बहुत बड़ा हुआ है। कराची के अंदरूनी मामलात में वफाकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली ताकि वो वहाँ पे अपनी जगह बना सके। NFC वॉर का मसला है, 18वीं तरमीम का मसला है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि PDM भाग गई और PDM टूट गई। भाई PDM कैसे भाग गई, PDM कैसे टूट गई? ये सब दोस्त मेरे विद ऑल रिस्क, मैं किसी से मैं नाराज नहीं करना चाहता सुबह सुबह दोस्तों को, जो दोस्त अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, ना उन्होंने कभी जिंदगी में जीता है, वो मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों को, तो उन्होंने क्या करना? सही। आप मुझे बताएं 166 जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, एक मंसूबे के तहत अगर खाली की जाएं तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते क्या होगा। लेकिन उसके लिए एक मनसूबा बंदी की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। कौन सी सीट खाली करनी है, जनवरी में, ये आज अप्रैल है, इलेक्शन कितने दिन के बाद होना है, जब एक इलेक्शन खत्म होगा तो दूसरी सीट कौन सी खाली करनी है, या वक्त 5 सीटें कौन सी खाली करनी है और किन इज़्ज़ा में खाली करनी है। देखो सियासत ऐसे नहीं हो रही जी। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सियासत एक बिल्कुल बहुत जिसका मैथ है ना, मैथ या साइंसी फार्मूला, सियासत वैसे होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जज्बाती सियासत जो है ना, पकड़ दो तोड़ दो, ये PTI कर रही है। बड़ी खुश है उसके, मैं बयान सुन रहा था कल, उनके मोहतरम जो गुजरा है काबिल एहतराम, इस किस्म को बयान दे रहे थे। मैं सोचा था काश मैं वर्किंग जर्नलिस्ट होता और ये मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाजत होती, और फिर मैं इनसे सवाल करता कि भाई जो आप फरमा रहे हैं एक दफा फिर फरमाइए, आप क्या फरमा रहे हैं। आज तक PDM ने, मुझे PDM से गिला है, महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, शहरों की तबाही, नौकरियों को ना होना, ठेकों का दोस्तों को देना, नौकरियों को दोस्तों को देना, इसके ऊपर PDM ने कोई काम 2 साल से नहीं किया। ये काम होता है अपोजिशन की पार्टियों का, बिल्कुल, कि वो मुसलसल, मसलन आज मैंने अखबार में पढ़ा है, कल पढ़ा था कि एक 1020 बिलियन रुपीस का हमारे पे टैक्स लगने वाला है बिजली की मद में जी। ये सियासी पार्टी का काम है, उसको स्टडी करे, आवाम को बताए कि क्या है, क्यों है, कैसे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं महंगाई के खात्मे के खिलाफ लड़ूंगा। 3.25 साल हो गए उनको हुक्मरानी में जी। और अभी आपकी हेडलाइन में कोई आप कुछ बेघर लोगों को घर दे रहे थे जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग। कभी किसी ने सोचा भी है कि बेघर लोगों की तादाद क्या है? क्या किसी ने बात सोची है वो जो बेघर लोगों को घर दे रहे हैं उसकी मालियत क्या है जी? तो कौन सा आदमी गरीब होगा जितनी मालियत का घर लेगा? ये है काम अपोजिशन का, बिल्कुल दुनिया में, बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडिया में देख लें जी, अपोजिशन हो रही है, जो किसान है वो एक मुसलसल तहरीक चलाए जा रहे हैं, उनकी हमायत भी हो रही है, उनकी मुखालफत भी हो रही है, उन पर पाकिस्तान का एजेंट होने का इल्जाम भी लगा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क में मार्च हुआ है कि इमरान खान जाए और मैं आ जाऊं और मैं चला जाऊं तो दूसरा आ जाए, ऐसे नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, आप
आप बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, कैलकुलेटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहां पर जर्नलिस्ट आपने कहा कि नहीं समझ पाते, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको नहीं समझती हैं, और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, 166 है ना, बहुत शौक है ना इस्तीफे देने का, है ना? हेलो, जी 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 शौक है ना इस्तीफे देने का? जी जी शौक है ना? 80 के बारे में तय करें और आज अनाउंस कर दें कि ये 80 सीटें हम खाली करने लगे हैं, और ये हमारा शेड्यूल होगा खाली करने का। अप्रैल में ये, मई में ये, कोई नहीं करेगा इफ्तिखार साहब, ऐसे कोई नहीं करेगा। अगस्त में ये, सितंबर में ये, अक्टूबर में ये। अच्छा, जब अगर पीपल्स पार्टी का आपने बड़े अच्छे से समझाया, बताया भी कि उनका स्टेक बहुत बड़ा है, और ये बात एपीसी के बाद से मुसलसल, जब से इस्तीफों की बात शुरू हुई जनवरी, दिसंबर एंड और जनवरी से, तब से ये बात आ रही थी कि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है, तो फिर ऐसा क्यों होता था डिफरेंट जलसों, रैलियों और जुलूसों में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मुसलसल ये यकीन दहानी कराई जाती थी कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, वो भी इस्तीफे दे देगी? ऐसा नहीं लग रहा कि देखें, अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऑन बोर्ड 30 सितंबर को इनका जो मुश्तरका एलामिया था जी, तो रात गए मैंने दोबारा पढ़ा, उसमें ये ऑन बोर्ड थे। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि एक सियासी पार्टी को ये हक है कुछ बार्गेनिंग करने की कोशिश करे? बिल्कुल है बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही। फिर तो वो पॉलिटिक्स हो जाएगी। पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी ना अपनी अपनी। मेरे दोस्त, पॉलिटिक्स तो बड़ी जालिम है जी। बाप ने बेटों को कैद करवा दिया, और बेटे ने कहा कि मेरे बाप को कुरान पढ़ाने का शौक आ गया, अभी तक इसके ज़हन में, ये दिमाग में खराबी नहीं गई। क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है? सही, ये बड़ी क्रूश है। लेकिन सर इफ्तिखार साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना है, मतलब उनकी पार्टी का, कि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तमाम बार्गेनिंग जो उन्होंने की, कहा कि हमने मानी बात पीपल्स पार्टी की कि सेनेट इलेक्शंस में जाएं, जमहूरियत में रहें, और इसको रहते हुए जो पीपल्स पार्टी कहती रही हम करते रहे, इसमें मतलब सिचुएशन अब तक यहाँ पर पहुंची है। अब जब इस्तीफों की बात आई है तो उन्होंने कहा कि इसको कहा गया कि लास्ट ऑप्शन थी। वो कहते हैं कि कहाँ पर ये कहा गया है कि लास्ट ऑप्शन थी, ये पहले भी इस्तेमाल की जा सकती थी। इस पर पीपल्स पार्टी और उनके आगे मसाइल। मैं एग्री नहीं करता। आप बेटे आज ही 30 सितंबर का जो ज्वाइंट एलामिया है वो पढ़ लें, लफ्ज लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन को नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा हुआ। जी जी बिल्कुल। एक दूसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी चाहिए सारे लोगों को, वो ये है मेरे दोस्त, इसका नतीजा क्या निकलेगा इन इस्तीफों से। हाँ, अगर जिस तरीके से मैं प्लान करता और मैं सोचता हूँ मैं अगर तफसील प्लान करूँ तो फिर उससे गवर्नमेंट नहीं चल सकती, हुकूमत नहीं चल सकती। कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी कर ले हुकूमत, चल ही नहीं सकती पंजाब में, क्योंकि इलेक्शन पर इलेक्शन पर इलेक्शन पर इलेक्शन पर इलेक्शन, ठीक है, एक्सपोज होते जाएंगे, एक्सपोज, कोई ये जीतेंगे, कोई हारेंगे, कोई जीतेंगे, कोई हारेंगे, ठीक है। तो एक अननर्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अननर्व हो जाएगी जो पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी है, हुकूमत को चलाने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मुझे आपको मैंने बहुत वक्त ले लिया, आखिरी बात कहना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहली मरतबा ये डिबेट हुई थी 1970 में, हाला कॉन्फ्रेंस हम उसको बोलते हैं, कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए या इंकलाबी पार्टी बनना चाहिए। नराज मोहम्मद खान के वगैरह का जो ग्रुप था, उनका ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को इंकलाबी पार्टी बनना चाहिए और 70 के इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए। लेकिन फैसला फिर यह हुआ कि 70 के इंतखाबात लड़ने हैं। दूसरी मरतबा जब गलती हुई 85 के इलेक्शन बाइकाट करके MRDA, उसका वो खमियाजा भुगता है पीपल्स पार्टी ने कि पीपल्स पार्टी पंजाब से तकरीबन वाइप आउट होगी। 88 में जब इक़्तिदार मिला शराइत के साथ, तो हार्डली 1.5-2 साल इक़्तिदार में रहे, बाहर निकल गए। ये भी तो देखना ना, पार्लियामेंट जमहूरियत का फायदा है, आपको पार्लियामेंट में रहकर फाइट करनी होती है। लेकिन वाकई अगर आप बज़िद हैं और आप समझते हैं कि आपके इस्तीफे को तब्दीली ला सकते हैं, तो फिर उसके लिए मनसूबा बंदी तो होनी चाहिए ना, तो प्लानिंग तो होनी चाहिए, कोई रीजनिंग तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मानती, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती ना माने जी। आपके पास 87 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं और 160 के करीब सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, कम तो नहीं यार। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इफ्तिखार साहब। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि पार्लियामान की सियासत होनी चाहिए और उसका फायदा भी हुआ। अब बाई इलेक्शंस में देखिए कि ऑपोजिशन की पार्टियां जीती हैं, हुआ फायदा हुआ, उनकी अपने गढ़ नौशहरा से हरा दिया PTI के कैंडिडेट को। मेरे अंदाजे के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत चुका है जी। अगर उसके दो साथी हमाकत न करते और जरूर से ज्यादा जज्बाती रवैया अख्तियार न करते तो वो इलेक्शन एक वोट से जीत चुका है। सही, ठीक है, बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी भी उनके जज्बातीपन पर है। सही। और आपको शायद पता नहीं, जब ये वाकया हुआ सेनेट के अंदर जी, तो मुस्तफा खोखर और साद रफीक का रद्द-ए-अमल देखने वाला था।
सही, बिल्कुल ठीक है। उनको यकीन नहीं आ रहा था वो कि क्या हुआ है। इफ्तिखार साहब, अब जो सिचुएशन है मतलब अगर हम देखें कि पीपल्स पार्टी को इसमें सेनेट के इलेक्शंस में भी फ़ायदा हुआ, इसके अलावा जो बात की जा रही है कि पीडीएम को ओवरऑल बाई इलेक्शंस में भी फ़ायदा होता जा रहा है, अभी तक जीत रहे हैं अगेंस्ट पीटीआई। लेकिन अगर अभी आप जिस तरह सिचुएशन देख रहे हैं, कल इंडिया दिया नून लीग ने कि अगर हमें पॉजिटिव जवाब ना दिया गया तो फिर हम राहें जुदा करने के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब वो फिर पीपल्स पार्टी के अलावा ही चलेंगे फिर पीडीएम को लेकर? मेरे दोस्त, पीपल्स पार्टी तो पहले भी पंजाब में कहाँ है? सही। आप एक बात को समझने की कोशिश करें, एएनपी एंड जेयूआई जी बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत से तकरीबन आउट हो चुके हैं। बिल्कुल। अब रह गए 2 सूबे। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मौजूद है। जी। अब पंजाब में खराबी अगर हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जज्बाती फैसले किए, ठीक है, तो आने वाले इलेक्शनों में जो ये स्पेस खाली होगी पंजाब से जी, उसका फायदा 10-20 सीटों पे काफ लीग को, अच्छा, पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को होगा। ओके, सही। बेसिकली इसमें नून लीग का ही नुकसान है। सही, बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, जैसे हम बाहर जी जी मेरे दोस्त की वजह है, हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है। मसलन अगर आप मतलब लाहौर की कोई निशिस्त आप देख लें, लड़ने और जीतने वाले आपस में एक ही पार्टी से हैं। ओके जी। अब अगर मैं सीट खाली कर देता हूँ इछरे की जी, असलम इकबाल जो जीता हुआ है, तो असलम इकबाल को तो फायदा है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है और फिर फायदा और माइलेज वो ले जा सकते हैं। ये आपकी नॉट ओनली बताइए कि गवर्नमेंट में होने का फायदा, माइलेज वाला फिक्रा तेरा बिल्कुल सही है। माइलेज वाला फिक्रा तेरा सही है। गवर्नमेंट में होने के फायदे के अलावा डस्के में फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज हो गए और डस्के का इलेक्शन लड़ गया अपना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। जी जी। इस हद तक प्राइम मिनिस्टर चले गए आगे कि उनका ये इलेक्शन कमीशन ही फारग करो। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। तो ये है पार्लियामानी जमहूरियत में रह के फाइट करने का नतीजा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, एक और इम्पोर्टेंट हल्का भी आ रहा है, तो आई डोंट नो फिर कौन किसकी खेल खेलना चाहता है। एक और आखिर में मुझे दुख है, मेरी जंग कोई नहीं रहा। सही, आपकी मेरी गुर्बत, मेरी बेरोजगारी, जी जी, मेरी मुझे दवाई ना मिलना, मुझे नहीं। तो कहा था हम रोजाना अपना टॉपिक रखते हैं प्रोग्राम में, इस इश्यू पर रोजाना हमारी कोशिश होती है कि हम रोजाना एक सेगमेंट सिर्फ इसी के ऊपर रखें। ये हमारी भी इसमें थोड़ी सी कोशिश शामिल है। नहीं बेटे, आपका कोशिश किया, आपका फर्ज है। जी जी। फ्यूचर इज योर्स, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। इफ्तिखार साहब, अगर मुल्क में पैसा नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, ज़राअत नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, कहाँ से खाओगे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और उस महंगाई ने तो वैसे ही जो फिक्स्ड सैलरी थी वो कम करके रख दी हर शख्स की। आपकी सेविंग्स बड़ी आधी हो गई, आप परेशान है कि हो क्या रहा है। 20% तो गए ना। जब आपका डॉलर महंगा हुआ, मतलब आपका 100 रुपया बैंक में पड़ा था, वो रातों रात 30 रुपए कम हो गए, 70 रुपए। बिल्कुल चलो सही। और उस 70 रुपए लेने के बाद उसमें जो महंगाई फेस कर रहे हैं वो लग रहा है, तो यार ये बड़े आराम से समझने की बातें हैं। वो भाग गया, मौलाना नाराज हो गया। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये सिर्फ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम उसकी आंखों में खून टपक रहा था। जी क्या पड़ता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के मसले नहीं उठाती। सबसे बड़ी ज्यादती ये है, किसी भी मीटिंग की रिपोर्ट उसके फाइनल डिसीजन से पहले किसी को देना मुखबरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो पीडीएम के अहदेदारों ने रवायत कभी सियासी पार्टियों में नहीं थी जी। और उनको क्या समझा जाता था उन लोगों को जो ऐसी हरकत करते थे। आई एम सॉरी कि इतना मैंने बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया, ये अपोलोजाइज, किसी का दिल मुझे हर्ट करना नहीं है। ये असूली बातें कुछ होती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एथिक्स तो बहुत दूर हो गए, अखलाकियात भी दूर हो गई पॉलिटिक्स से। इफ्तिखार साहब, ये तो आप अग्री करते हैं। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और परेशानी, इन्फ्लेशन रेशो जो मुसलसल बढ़ रही है, ऑपोजिशन अगर इस पर फोकस नहीं कर रही तो गवर्नमेंट भी फोकस नहीं कर रही। गवर्नमेंट भी अपने एक ऑरा के अंदर जो है वो चीज़ों को लेकर चल रही है। महंगाई का नोटिस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो इन्फ्लेशन रेशो बढ़ता ही चला जाता है। पेट्रोल नहीं बढ़ा, इसके बावजूद दालें, आटा, सब्जी, चीनी, उसकी कीमतें देखें आप कहाँ पहुंच गई। एक गरीब आदमी तो बेचारा पिस कर रह गया ना, फिर तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। काश इस मुल्क की सियासी पार्टियां इस पे काम करते।
ये जो 166 MP रखे हुए ना पंजाब में बिठा के, इनको अगर महक में तकसीम हुए होते, आज सुबह इन्होंने सारे अखबार पढ़े होते, और जो कसूर के अंदर बच्चे 2 मरे हैं ना, उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उसके लवाहिकीन का बयान होता, वहाँ के लोगों की स्टेटमेंट्स होती। मेरे दोस्त, सियासत ऐसे नहीं होती है जिस तरह हम देख रहे हैं। हम भी छोटे मोटे एक्टिविटी करते रहे लाइफ के अंदर। बिल्कुल ठीक है। हमारा उस्ताद भी बहुत बड़ा उस्ताद था। हमने सीखा है कि ये क्या रोटी कपड़ा मकान का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं ना जी, ये क्या है। बिल्कुल। और यही हकीकी बात है। आज जब ये कहते हैं हम वो बना रहे हैं वो छोटे क्वार्टर और ये, तो वो मकान की बात नहीं कर रहे जी। बिल्कुल आज जब कहते हैं कि हम महंगाई खत्म करना चाहते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, तो क्या वो रोटी की बात नहीं कर रहा? लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नजर नहीं आ रही। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस का ही मसला है। बिल्कुल ठीक है। कमिटमेंट नहीं है। उनको ख्याल है कि एक इलेक्शन जीत के भले खैर सर, अगली दफा ये सारे शराबे आधे से ज्यादा किसी और पार्टी में होंगे। जो लॉयलिस्ट रह जाएंगे, जो लॉयलिस्ट रह जाएंगे इमरान खान के, वो इमरान खान के साहब। इसी हवाले से अब खान साहब ने एक लेटर भी लिखा है स्पीकर को कि जी इस्लाहात लाई जाएं, नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में ऐसा ना हो। आपने जिक्र भी किया कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज भी करना है, चाहते हैं, इस्तीफा भी वो चाहते हैं। माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, उनको यकदम इलेक्शन कमीशन पे बरहमी क्यों हुई? 3 बातों पे जी। उनका ख्याल था कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सेनेट के वोट के बारे में इलेक्शन कमीशन मान जाएगा। देखें, इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, इलेक्शन कमीशन आइन से बाहर नहीं जा सकता। एक बात, एक तरफ इन्होंने रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, उससे राय मांग ली, एक तरफ इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया, और एक तरफ स्पीकर मीडिया के जरिए दबाव डाला। सर खत भी लिखा है स्पीकर को। हाँ, 3 चीजें इस्तेमाल की। तो यार फैसला तो वो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। सही। लेकिन सर इसीलिए लेकिन इसीलिए तो स्पीकर को खत लिखा उन्होंने, ताकि कमेटी बने और वो देखे कि किस तरह से बेहतर हो सकते हैं आइंदा के इलेक्शन। तो ये आपके ख्याल में फिर वो सवाल आएगा बेटे, क्या विदाउट एनी 2/3 मेजॉरिटी आप कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दैट दे हैव टू गो टू द ऑपोजिशन, जाना होता है। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को, उस शहीद को, कार के अंदर बैठ के इछरे के अंदर मौलाना मदूदी साहब के घर जैलदार पार्क में जाके अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, आपको ऑपोजिशन के साथ मिलकर कुछ चीजें तय करनी पड़ती हैं, वो चाहे ओपन बैलेटिंग की बहस हो जिसमें आपने तरमीम करनी है, या सिस्टम रिफॉर्म्स की। वहीं पर इफ्तिखार साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, नाराज मत होइएगा, मैं दोबारा पीडीएम पर जा रही हूँ। बाय इलेक्शन होने जा रहा है NA 249 का। अब कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए हैं, नून लीग का अपना कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट, डज इट मीन कि बस अब अलग हो गए? कुछ ऐसे हिंट्स आ रहे हैं कि अब जो है वो अपना अपना लड़ेंगे, अपना अपना देखेंगे, एक प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा इसमें। अब आपको आज ख्याल आया जब ये GB में दोनों नौजवान चाहते हैं तकरीर करती फिरती थी, उस वक्त नजर नहीं आया तो क्या खेल हो रहा है? और अभी जब आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात आए हैं ना, आपकी आंखें और खुलेंगी। अच्छा सही, ठीक है, तो फिर इसको हिंट समझ लें हम। सियासत है जी बेटे, GB में क्या हुआ तुमने देखा नहीं? बिल्कुल, अपनी अपनी कैंपेन है। क्या मुश्किल थी GB में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े को, कौन सी 3000 उम्मीदवार खड़े कर देते जी, जी। और बड़े मजे की बात है, पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस भी उस इलाके में था और नून लीग का भी इन्फ्लुएंस था जी, रियल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल ठीक। तो टारगेट एक है जी, लेकिन तरीकाकार अपना अपना मुख्तलिफ पॉलिटिक्स करना हक है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। ओवरऑल हम पॉलिटिक्स की, पीडीएम की, और फिर हकीकत क्या है और दिखता क्या है, इस पर भी उन्होंने खूब बात की। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है हमें, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से हमने जिक्र किया, कोरोना के हवाले से एक बार फिर ये केसेस बढ़ रहे हैं आलमी वबा कोरोना के सबब। पाकिस्तान में मजीद 61 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटे में हुई हैं और मजीद 3495 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये केसेस की तादाद मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसने मुख्तलिफ जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया है। पंजाब के साथ अजला में तो बहुत सख्त तरीके से उसको फॉलो भी किया जा रहा है। स्कूल, शादी हॉल्स में गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी है। KPK के अंदर भी ये लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से लगाया गया है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो वैक्सीनेशन का है कि किस तरह से
वैक्सीनेशन हमने पहुंचानी है अपने लोगों तक, और उनका पहला फेज जो है वो 60+ जितने लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही हैं। डिफरेंट जगहों पर वैक्सीन सेंटर्स बना दिए गए हैं, और इसके बाद अब फर्दर जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा लोगों को एज ग्रुप वाइज, और उसको वैक्सीन लगवाई जाएगी। अब वैक्सीन में अवेयरनेस कितनी जरूरी है, लोगों को बताना कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुआवनी खसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो केसेस की तादाद जो बढ़ती चली जा रही है, इवन सेकेंड वेव में, थर्ड वेव स्टार्ट में भी हम 700-800 पर चले गए थे, अब दोबारा से 3500 केसेस रिपोर्ट हुए गुज़श्ता 24 घंटों में। क्या वजह समझते हैं आप कि ये रेशो बढ़ रही है? क्या लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी, या वायरस जो है वो एक बार फिर से ट्रांसमिट होना शुरू हो गया है? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से वायरस के ट्रांसमिट होने की और फैलने की सबसे वाज़ेह वजह तो ये है कि हमने बतौशरा इस एहतियात को फिर छोड़ दिया था। ये कुछ लगातार एक पैटर्न बन जाता है कि जब थोड़ी सी शरह कम होती है तो लोग शायद ये समझते हैं कि अब ये बीमारी चली गई, लेकिन गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में, पिछले महीने डेढ़ में आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे शादियों में, रेस्टोरेंट्स में, दीगर जिसे कहते हैं सोशल इवेंट्स पे हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मास्क पहने हुआ शख्स जो था वो ऑड नज़र आता था। ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल एहतियात छोड़ दी थी जी। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल बताया, 3500 को ये नंबर टच कर रहा है। दूसरी वेव के पीक पे ये नंबर था, और ये चलें आज का एक दिन का फिगर है, लेकिन ये अदाद शुमार जो है ना बड़े क्लियर वाजे हो जाते हैं और ये अक्कासी करते हैं, ये बताते हैं माशरे में बीमारी के फैलाव का। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो तीसरी लहर है वो फुल ज़ोर से आ रही है। और अगर आप उसको दूसरी तरह से देखें कि जहाँ हस्पतालों में एडमिशन्स, जो डेली सेंसस होता है, यानी जो नंबर ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, जो अमवात हैं, लगातार वो ऊपर को जा रही हैं। तो इसमें एहतियात और एहतियात, मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, क्राउड्स को हजूम वाली जगह से इज्तनाब, और इसको मास्क को पहनने में कोई शर्म ना महसूस करें। यकीन कीजिए इसी ने हमें पहली 2 लहरों में, एहतियात में हमें बेहतरी की तरफ लेके आए हैं। आज भी ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एहतियात ऑब्वियसली बेहतरीन इसका रुकावट है कोरोना की वबा में, लेकिन इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने, हमने ओवर द ईयर देखा है कि सख्ती भी की है लॉकडाउन में। तो ये भी दोबारा जो भी लॉकडाउन लगा है 28 मार्च तक, अब जो सिचुएशन है, लोग एहतजाज भी करते हैं, ऑब्वियसली जो इफेक्ट होते हैं सेक्टर्स, वो भी आपको सामना करना पड़ता है कि उनको कैसे डील करना है। तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है इस वक्त कि हम 28 के बाद थोड़ा सा इसको ईज डाउन कर सकते हैं, या फिर मजीद सख्ती भी हो सकती है? देखिए जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर का इस आपके सवाल के जवाब का इस बात का इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि उस वक्त के अदाद शुमार कैसे होते हैं जी। इस वक्त जो सख्ती की गई है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनके पीछे वजह और मंतक थी, और हम बहुत मजबूर होकर ये करते हैं। यकीन कीजिए कि हम समझते हैं एजुकेशन सेक्टर की मुश्किलात, जितनी कमर्शियल एक्टिविटी है, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी घर हैं, अब देखें वो एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जैक्टली। हम उसको किसी वक्त भी जिसे कहते हैं बेवजह बग़ैर सोचे रोकने की कभी जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन नहीं देते। उसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है कि हम इसको ब्लंट नहीं करते, यानी वहाँ हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं। एनसीओसी का सारा जो लाया अमल है वो ये था कि टारगेटेड हो चीज़, जहाँ मसला है उस सेक्टर में या उस जगह में या उस शहर में या उस सूबे में, उस माशरे में रिस्ट्रिक्शन हो जहाँ उसकी ज़रूरत है, बजाय इसके कि सारे मुल्क को बंद किया जाए। तो ये एक तकलीफ़ है, बिल्कुल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम सिर्फ उतना महदूद रखें जिससे बीमारी के फैलाव में फ़र्क पड़े। अब क्या इसमें कुछ नरमी आती है या नहीं, ये सिर्फ इस बात का इन्हिसार इस बात पे है कि अगले हफ्ते 10 दिन में क्या पैटर्न सामने आता है। बिल्कुल सही, अगले 10 दिन में क्या पैटर्न सामने आता है। और फैसल साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि कैलकुलेटिव मेजर्स ली गई हैं, एरिया वाइज जहां पर नंबर ज़्यादा है वहां पर उतनी सख्ती की गई है। लेकिन एक शिकायत जो रेस्टोरेंट मालिकान की तरफ से भी है, शादी हॉल्स की तरफ से भी है, ताजरों की तरफ से भी है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, डिस्कस नहीं किया जाता मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ। सर, इसकी क्या वजह है? क्यों? उनका कारोबार तो सफ़र कर रहा है, आपने ये रियलाइज़ भी कर लिया, बट उनको ऑन बोर्ड भी तो लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं ऑन बोर्ड भी लेने की, लेकिन देखिए जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि ये सेक्टर्स बहुत बड़े हैं, इनमें हर किसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना एनसीओसी का बराह रास्त इतना आसान नहीं। तो इस मामले में हमारी बहुत मदद करते हैं हमारे सूबाई लीडरशिप।
तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान, चीफ मिनिस्टर साहिबान, उनकी हेल्थ अथॉरिटीज़ वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं और फिर वो फर्दर, और हमें इसकी इल्म है, हमें मालूम है कि बहुत सारी इन इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस जो हैं वो बराह रास्त हम उन लोकल जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में होती हैं, उनको समझाया भी जाता है, बताते भी हैं। और यकीन कीजिए कि हमें उनकी कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, ना सिर्फ के वक्ती रिस्ट्रिक्शंस के लिए, लेकिन जब ये सेक्टर खुलता है तो जो फिर जो बाकी एनफोर्समेंट है मास्क की, दीगर चीज़ों की, वो भी हमारा अगर साथ दें तो फिर ये सेक्टर बंद होने की शायद अल्लाह के रसूल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। डॉक्टर साहब, अब ये फेजेस हैं, ऑब्वियसली इसको भी फेस करना है अवाम ने भी, हुकूमत ने भी। पहले SOPs की बात की हमने, उसके बाद अब हम बात करें लॉकडाउन की भी। तीसरा तरीकाकार जो कि कंट्रोल करने के लिए कोरोना है वो है वैक्सीन, और माशाल्लाह पाकिस्तान के पास ये सिचुएशन है अब कि हम कंट्रोल भी कर रहे हैं और साथ साथ इसमें वैक्सीन में इजाफा भी हो रहा है। कल आपने रिसीव भी की है इस्लामाबाद नूख खान एयरबेस पर 5 लाख मजीद खुराकें वैक्सीन की। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त, क्या देखते हैं आप, कब तक हम वैक्सीन के हवाले से भी खासे मतलब इसकी जो परेशानी है कि वैक्सीन कम है, लोग ज़्यादा वो दूर हो जाएगी? इस पर पूरी जी हम तनदही से, मेहनत से सुबह शाम कोशिश जारी है कि किसी सूरत भी कोई कमी ना आए। दुनिया भर में ज़ाहिर है लोग वैक्सीन मुहैया करने चाहने वाले, ख़रीदने वाले, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन इस वक्त वो लेवल नहीं रखती कि सारी दुनिया को इकट्ठी बैक वक्त सब की जो टोटल ज़रूरत है वो इसी वक्त फराहम हो जाए। लेकिन ये बतदरीज हो रही है और इसमें जो सारा कमाल होगा इंशाल्लाह वो ऐसे होगा कि अपनी ज़रूरत के वक्त के मुताबिक आपके पास उतनी डोजेज़ काफ़ी रहें। तो कल ये 5 लाख डोजेज़ आई हैं, हमने सूबों को अरसाल कर दी हैं, कल ही चली गई थी। बलूचिस्तान की भी आज मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगी उनको। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि बर वक्त ये जाती रहें, जिस तरह डिमांड आ रही है, जैसे हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, जो हेजिटेंसी हिचकिचाहट थी उसमें भी कुछ कमी है। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम इस सिचुएशन में, यानी वैक्सीन की एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ बेहतर होती चली जा रही है। इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ना सिर्फ कि ये जैसे डोनेट होके आती है, कल जो अतिया आया, लेकिन इसके अलावा इसकी जो उसका प्रोसेस भी हम शुरू किए हुए हैं और इंशाल्लाह जल्दी उसके बारे में भी आपको बताने के काबिल बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आखिर में ये कि वो जो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू आनी है उसकी भी उम्मीद है, वो भी आ जाएगी। उसमें ज़रूर कुछ ताख़ीर हुई है, हमें उम्मीद मार्च के शुरू की थी, अब वस्त आ गया, लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है और इंशाल्लाह जब वो आएगी तो वो अच्छी ज़्यादा तादाद में, बिल्कुल अच्छी ज़्यादा तादाद में होगी। डॉक्टर साहब, आपने अपने इस सवाल के जवाब में एक्सेप्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक्सेप्टेंस नो डाउट बेहतर हो रही है क्योंकि हम लाइव फीडबैक देख रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं जो एक्चुअली लगवा रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। लेकिन वहीं पर क्या आप समझते हैं कि मैस लेवल पर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए कि हम अपने रूरल एरियाज़ में जाकर उन तमाम लोगों को एक्चुअली एजुकेट करें कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मिथ्स को गलत साबित करें और लोगों को बताएं कि ये उनके लिए फायदेमंद है? बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जी। इस वक्त तो देखिए जो हमारा फोकस रहा वो ये रहा कि जिन लोगों ने खुद से सामने आके अपने आप को रजिस्टर किया, जिनकी बेशतर तादाद जो थी वो बड़े शहरों से थी या गुंजान आबाद जगहों से थी जहां बीमारी का जोर है, ये मंतकी बात थी। लेकिन आपने जो अगली बात की ये बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस बीमारी पर पूरा काबू करने के लिए आपको उन जगहों तक पहुँचने, उस पॉपुलेशन तक पहुँचने की ज़रूरत है जो शायद इतनी इस मामले में अभी अवेयर नहीं। तो इसकी कैंपेन तैयार है, वो जो ही हमारी वैक्सीन की तादाद ज़रा ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो नेटवर्क है वो ज़रा मैच्योर और जिसे कहते हैं सेटल डाउन कर जाता है, तो हम अगला मरहला जो है मैस वैक्सीनेशन का, जिसमें छोटी जगहों तक जाने की भी कोशिश होगी, वो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे। सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैस वैक्सीनेशन भी होगी, तो फिर एक और सवाल आता है कि टारगेट क्या है, कितनी वैक्सीन पाकिस्तान को आप एक्सपेक्ट करें कि होनी चाहिए, मिल जाएंगी, चाहे वो कोवैक्स के थ्रू है, पाकिस्तान खरीदता है प्राइवेटली, चाहे वो मंगवाते हैं कुछ हॉस्पिटल्स, ये हमने क्या सेट किया टारगेट? जी एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट हमारे बिल्कुल उसमें है विजन में। हम समझते हैं कि इस साल के आखिर तक हमें 40-50 मिलियन लोग जो हैं उनको उन तक वैक्सीनेशन पहुंचा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, प्राइवेटली अवेलेबल क्यों नहीं है? जो लोग खरीदना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं जी। देखें वो बड़ी आप इससे सोचिए, एक चीज़ है, एक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल हो रही है, बड़े बड़े मुल्क हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस खरीद रहे हैं, कोवैक्स वाले जो हैं वो ढेरों मुल्कों के लिए इकट्ठे खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि ख़रीदार वैक्सीन के और बड़ी क्वांटिटीज़ के ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं। तो वो छोटा अगर कोई प्राइवेट ख़रीदने जाता है तो उसको अक्सर औकात उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं होती। थोड़ी बहुत डोजेज शायद किसी को कहीं से मिल जाए, लेकिन जनरली जो बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, हुकूमती इदारों के थ्रू।
अलाउड है जी, हमने रोका नहीं है, उसको फैसिलिटेट भी किया जी। कि अगर कोई लाना चाहे तो हम उसकी रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन यह है कि अवेलेबिलिटी का मेन इशू है। और इस वक्त आप देखेंगे कि सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट्स वो नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम्स की ही होंगी दुनिया भर में। बिल्कुल ठीक है, बेसिकली अभी गवर्नमेंट भी कर रही है और अगर प्राइवेटली कोई मंगवा सकता है तो ज़रूर मंगवाए, कोई रुकावट नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अब चूँकि वैक्सीन के हवाले से बड़े लोग सवाल करते हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। पाकिस्तान में तो अभी तक साइनोफार्म जो है वही अवेलेबल है, लेकिन कोई नेक्स्ट जिस तरह से कैनसाइनो के बारे में कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल हो जाएगी, उसके लिए बातचीत चल रही है, और बाकी जो दीगर इंटरनेशनली यूज़ हो रही हैं उनमें कौन कौन से हमारे पास हैं ऑप्शंस? सब हैं जी। सो आपने बिल्कुल खुद ही कह दिया, कैंसाइनो की भी बात हो रही है, उनसे तकरीबन आखिरी मराहल पे है, इंशाल्लाह कुछ डोजेज़ उसकी भी आएंगी, और फिर उसमें जो उसकी लार्जर डोजेज़ हैं उसके लिए भी हमारी उनके साथ फुल नेगोशिएशन चल रही है। जल्द आपको उसके बारे में कुछ बताने के काबिल होंगे। बिल्कुल लेकिन ये तो 2 चाइनीज़ वैक्सीन हो गई। उसके अलावा हमें बताया गया है और हमें अंडरस्टैंडिंग है कि जो गावी कोवैक्स की जो पहली कंसाइनमेंट है वो एस्ट्राजेनेका की होगी। ये 2 हो गए, 3 हो गई। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वक्त के गुजरने के साथ और नई वैक्सीन्स भी आ रही हैं जो अपनी अफादियत बनवा रही हैं जी, और उनकी अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी। तो 3, 4, 5 मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी हो सकती हैं। आज से कुछ माह बाद हो सकता है कि आधा दर्जन 5-6 ऐसी ऑप्शंस हों जो मुल्क में अवेलेबल हों। लेकिन देखने की, ये समझने की बात सिर्फ एक है, वो ये कि हमारी नेशनल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत केयरफुली इसको देख रही हैं कि कौन सी वैक्सीन की अफादियत है और वो सेफ़ है। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ अप्रूव करेंगी उस पर आप भरोसा करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसकी वजह है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स में शामिल हैं और वो उस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन सूदमंद है, फ़ायदेमंद है और किसको अप्रूव करना है। बिल्कुल, नो डाउट सर। और हमने एक आर्टिकल भी शेयर किया था, बेसिकली इट वाज अ रिसर्च पेपर इंटरनेशनली, कि साइनोफार्म वैक्सीन जो यहाँ लगाई जा रही है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप वैक्सीन इन द वर्ल्ड। उसकी एक्सेप्टेंस, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दुनिया की टॉप वैक्सीन्स में आते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इससे भी लोगों का एतमाद बढ़ता है। सो डॉक्टर साहब, 60+ लोगों को लगाया जा रहा है, 60 ईयर्स प्लस। अब उससे कम उम्र वाले लोग जो हैं, जो अवेयरनेस भी रखते हैं, जो लगवाना भी चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फेज कब शुरू होगा, 50+, 40+। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कितना टाइम लग जाएगा? ये किसी हद तक मेरी उम्र के लोग जो हैं उनमें हर घर में ये डिस्कशन है। कई दफ़ा ऐसे है कि एक शख्स को घर में लग चुकी है जिसकी 60 से ऊपर है और एक को नहीं लगी जिसकी 60 से नीचे है। तो ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। मैं कि ये मरहलावार मामला चलेगा। जैसे ही वैक्सीन की फराहमी और सीनियर सिटीजन्स के अंदर इस जो यूजेज है इसका थोड़ा किसी हद तक पहुंच जाए, हम कंफर्टेबल हो जाएं कि हमने एक अच्छी खासी तादाद जो है सीनियर सिटीजन्स की उनको प्रोटेक्ट कर दिया, फिर अगला मरहला हम खुद ब खुद खोल देंगे। सही, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ग्रेजुअली जो है वो किया जाता है। और आपने जिस तरह कहा ना कि 60 साल की उम्र में लोगों को मिल रही है और घर पे दूसरा शख्स अगर 59 का ना तो वो बड़ा परेशान है कि यार मैं सिर्फ 1 साल की वजह से रह गया। तो ये थोड़ा सा अभी लोग हो रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो ये बताइएगा, ये जो ग्रेजुअली हमने सेंटर्स भी बनाए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, इसमें से कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं आ रही हैं कि वहाँ पर जो वैक्सीन लगाने का तरीकाकार है उससे लोगों को कंप्लेन है? क्योंकि हमने देखा है कि रश हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल है जी। देखिए, ज़्यादातर तो मैं आपको कहूँगा, और ये मैं हमेशा क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने को तैयार होता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको कहूँगा कि इस मामले में तारीफ़ आ रही है, शाबाश आ रही है। मैं बल्कि लोगों को कह रहा हूँ यार इसमें मेरा कोई डायरेक्ट कमाल नहीं है, वो जो हमारे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये सेंटर सेटअप किए हैं, असल क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन कभी कभी कोई शिकायत भी आ जाती है, रश का हो जाता है कई दफ़ा मामला, कई दफ़ा सुबह लोग जल्दी इकट्ठे आ जाते हैं तो बंच अप हो जाते हैं। तो उसको वो मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्राउड को मैनेज करने की जो बेहतर टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल की ज़रूरत है। बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए हैं बीच में। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे आते हैं तो जो सबसे बुजुर्ग आपको देखते हैं कम अज़ कम उनको आप देख के थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर दें। तो ये कोशिश कर रहे हैं तमाम प्रोविंसेस, लेकिन इसमें ज़ाहिर है जहाँ 100 लोग हों और इकट्ठे हों या 200 हों और वो सब ये गुजारिश कर रहे हों कि जी हमें पहले कर दें, तो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बेहतर मैनेजमेंट वक्त के साथ साथ होती चली जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जब वो सिस्टम सीख जाएगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल, सिस्टम डेवलपमेंट में तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है और आपका करियर ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने अपने पूरे करियर में एक सिस्टम डेवलप कर दिया और फिर उससे एक चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती, तो सारा क्रेडिट आपने प्रोविंशियल हुकूमतों को दे दिया, बट सिस्टम डेवलपमेंट बड़ा मैटर करता है। सो डॉक्टर फैसल, बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं अवेयरनेस के लिए, स्पेशली कोरोना वायरस की 3rd वेव जो कहा जा रहा है मजीद साइन एंड सिम्टम्स के साथ आ रही है, ट्रांसमिशन उसकी बहुत ज़्यादा है वायरस की, और कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ भी गई हैं पिछले 2 फेजेस से, थोड़ा सा बताइएगा कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे आप?
अच्छा, ऐसे है कि जी एक तो बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि जो कुछ नए स्ट्रेन्स हैं जिसको B117 बोलते हैं, कुछ लोग उसको UK स्ट्रेन कहते हैं, ये जो B117 है इसका जो फैलाव है वो थोड़ा तेज़ है पहले की निस्बत। पिछले जो नॉर्मल स्ट्रेन था, पिछला स्ट्रेन जो इसका था, जो इसकी पिछली किस्म थी, ज़रा से हल्का इसमें एक थोड़ी इंक्रीज़ आया है इसके फैलने की काबिलियत में। बल्कि कुछ लेटेस्ट रिसर्च ये भी बता रही है कि ये जो नए स्ट्रेन हैं इनमें कुछ जो है बीमारी वो ज़्यादा ज़ोर से भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है हमारे मेडिकल सिस्टम को कि इसकी केयर में अगर कोई तब्दीली आती है तो वो भी वाज़ेह हो। लेकिन अभी तक जो हमारी गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट की वो उसी तरह से हैं जो हमारी वेबसाइट पे हैं और जो मुस्तनद और इंटरनेशनल गाइडलाइंस से बिल्कुल हम आहंग हैं। सही, लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, खा वो वैक्सीन के हवाले से हो या फिर ये थर्ड वेव के हवाले से, सिम्टम्स साइंस जो भी हो रहे हैं, इसकी ट्रांसमिटेंस है वो तेज़ है, इस पर थोड़ी गवर्नमेंट को तेज़ी दिखानी चाहिए अवेयरनेस कैंपेन्स में? आपका सजेशन लेते हैं जी, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप ठीक बोल रहे हैं, इसको ज़रा ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इन दी एंड एक मैसेज जो आप पाकिस्तानी कौम को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मेरी जी दरख्वास्त होगी, बिल्कुल बहुत दबाना दरख्वास्त है सब दोस्तों से, शहरियों से, पाकिस्तानियों से कि इस वक्त ये तीसरी लहर बड़े वाज़े तौर पे है। हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनको वापस ना कीजिए। मास्क के इस्तेमाल में कोई शर्म की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, इस वक्ती ज़रूरत है, ये गुजर जाएगा वक्त, शायद बाद में याद भी ना रहे, लेकिन इस वक्त अगर हम एहतियात कर लेंगे तो हम कुछ जानें बचा देंगे। और अगर जान बचाना इतनी बड़ी बात है, जैसे कि कहा गया कि जिसने एक जान बचाई वो उसने सारी कायनात, तो वो इतनी बड़ी बात है। तो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन से, हमारी एफर्ट से हमारे इर्द गिर्द किसी की जान बच जाए तो इससे क्या ही अच्छी बात हो सकती है। तो ये एहतियात जारी रखें और हजूम वाली जगह पे बेवजह ना जाएं। शादियां अगर हैं भी तो उनको बाहर कीजिए, छोटी रखिए, महदूद रखें। फिर आएगा वक्त बेहतर या बड़ी ज़्यादा धूमधाम से शादियों की। रेस्टोरेंट्स आपको जो रिस्ट्रिक्शन लोकल है उसको रिस्पेक्ट करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है ओवरऑल हमारी कोरोना के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से। तो इंशाल्लाह जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो आप भी एहतियात कीजिए, जैसा कि उन्होंने भी बताया। बिल्कुल, बार बार डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि शर्म नहीं आनी चाहिए मास्क इस्तेमाल करने में। तो शर्म कैसी, इतने डिज़ाइन वाले मास्क सब अवेलेबल हैं, इतने वाले अवेलेबल हैं, कल रात को मैंने इतने सारे ऑर्डर किए। तो आप इसको फैशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, आप इसको एंजॉय करें, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, लेकिन प्लीज़ हाथ जुड़े हैं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कभी आपने वो टर्म सुनी है जिसमें कहा जाता है हॉक्स आई, ईगल्स व्यू? बिल्कुल सुनी है और बड़ी जबरदस्त व्यू होता है। एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस तो हम क्योंकि ईगल है नहीं तो एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है, देखा है, लेकिन वाकई बड़े बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं दुनिया में। और उन्हीं में से एक ये खूबसूरत नज़ारा जो कि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर से दिखाया गया है। बड़ा ज़बरदस्त मंजर, ये आप भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है जब ये ईगल को उड़ाया गया कैमरा लगाकर। कैमरा लगा दिया गया उसके पीछे और वहाँ से 160 स्टोरीज हैं बुर्ज खलीफा की, और उसकी हाइट जो है वो 828 मीटर्स है, जहाँ से ये ईगल जो है उसने फ्लाई किया और फिर आपको ओवर जो द स्काई व्यू है ना वो नजर आ रहा है। और इसमें खास बात ये है कि ये जो ईगल है अपना जो कोच है वो आइडेंटिफाई करी, वो जो ग्राउंड में खड़ा है और उसको इशारा कर रहा है। और जैसे ही ये उसको देखेगी ना तो फिर आप देखेगा किस तरह ये स्पीड अपनी बनाकर तो इस शख्स को, ये जो कोच हैं उनको पहचानती है और फिर उसको जाकर ना मतलब उनके पास लैंड करती है। और बड़ी जबरदस्त स्पीड भी है इसकी, लेकिन ये जो ओवरऑल व्यू नजर आ रहा है वो बड़ा मजेदार है जी। और दुबई नजर आ रहा है पूरा, उसका स्काई व्यू जो है वो आपको इस ईगल ने दिखा दिया और ईगल खुद भी परेशान हो रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे देख करके ये क्या हो रहा है। बट दैट दिस ट्रेनिंग इज अमेजिंग। और दुनिया में ऐसे ही होता है जी, आप जब ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें ये ईगल पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो वेल ट्रेन्ड ईगल जिसने आपको पूरा दुबई जो है वो दिखा दिया। और अभी आप देखिएगा कि ये मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है और बुर्ज खलीफा बिल्कुल साथ साथ ही है, मतलब वहीं से उसके टॉप से उसको उतारा गया और ये शख्स जो कि कोच हैं उसके वो उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लोग भी स्पेक्टेटर्स भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे थे क्या ये वाकई हो जाता है या नहीं। और ये अभी मूवमेंट शुरू हुआ है जैसे ही वो अपनी जो फ्लाइट है टुवर्ड्स द कोच ये लेगा। ये देखिए, ये देखें जी, उसने आइडेंटिफाई कर लिया एंड ही इज डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स इट्स कोच। और वो जहां पर खड़ा है वो आकर फौरन जबरदस्ती ये देखें और ये होगी लैंडिंग, ये लैंडिंग हो गई डायरेक्ट। जबरदस्त, वेरी नाइस व्यू। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर
ये तो आपने देखा ना, बड़ा खूबसूरत व्यू। अब ये खूबसूरत घर भी आपको दिखाते हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब ने आज प्रोग्राम बनाया कि आज से वो घरों की फराहमी शुरू भी कर देंगे। बिल्कुल, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की फराहमी आज शुरू होगी। अब आप अपना मकान बना सकेंगे और ये है नया पाकिस्तान, ये स्लोगन रखा गया उसका। सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर यह पैगाम दिया कि ख्वाबों की ताबीर और घरों की तकसीम मुबारक हो। उन्होंने कहा कि अब आपका अपना मकान होगा और ये नया पाकिस्तान है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 11 साल बाद इस्लामाबाद के मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है उनको घरों की फराहमी का मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम भी करेंगे। और ये भी जुल्फ़िकार बुखारी की जानिब से कहा गया कि 11 साल से ये ज़ेर-इल्तवा रिहायशी प्रोजेक्ट अब मुकम्मल कराने में अहम किरदार हमने अदा किया है। और नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के तहत 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात भी तैयार किए गए हैं। और वज़ीर आज़म आज मजदूर तबके के लिए मजीद 1500 फ्लैट्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे और कुरानदाजी के जरिए ये मकानात और फ्लैट्स जो हैं वो तकसीम भी। तो बेसिकली वो जो 50 लाख घर हैं उनके हवाले से ही ये सारा सिस्टम है, उसमें से कुछ ये घर हैं और कुछ मजीद घर भी बने हैं पंजाब में। इसी तरह ये इनिशिएटिव है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहेंगे कहाँ पर क्या काम हो रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत के जो सूरत हाल है उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उसमें एक और अहम जुड़ी खबर कि नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज को एक दफ़ा फिर अब तलब कर लिया है। और तारीख बड़ी मैटर करती है जी, ये वो तारीख है जो पीडीएम की तरफ से अनाउंस की गई थी लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हुआ, लेकिन नैब ने कहा चले फिर चौधरी शुगर मिल्स में हम मरीम नवाज को तलब कर लेते हैं। और ख्याल रहे कि मरीम नवाज आखिरी बार 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी और उस दौरान जो सूरत हाल हुई थी देखा। 2 रोज नैब लाहौर की जानिब से मरीम नवाज के बयान पर वजाहती बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज की सियासी मसरूफियात के बायस उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब ना करने का फैसला किया गया, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया गया और मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी हमने देखा है कि मरीम नवाज जाती हैं या नहीं जाती हैं, अब तक ये ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो ना जाएं। लेकिन अगर वो नहीं जाती हैं तो क्या सिचुएशन होती है, और अगर वो जाती हैं तो क्या हम देखेंगे दोबारा से वही सूरत हाल जो कि अगस्त में लास्ट ईयर हमें नजर आई। और फिर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या इनका फ्यूचर है। सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आगाज़ हम करेंगे गुफ्तगू का। नैब ने जो मरीम नवाज साहबा को एक बार फिर बुलाया है, तलब किया है, 26 मार्च की डेट रखी गई है, यानी कि अब लॉन्ग मार्च की डेट जो है उसमें तब्दील करके उन्होंने यहाँ पर रख दिया कि आप हमारे पास तशरीफ लेके आएँ। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक जो तासुर है कि नैब जो है वो हर वक्त जो है हुकूमत के इशारे की मुंतज़िर रहती है कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस पर केस बनाना है, किस पर जाली केस बनाना है। ये सारा कुछ जो है एक तवील अरसे से चल रहा है। मेरे ख्याल से अब ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है और नैब की रेपुटेशन ये बन गई है कि जो भी हुकूमत पर तनकीद करे, हुकूमत के किसी यानी फैसले पर तनकीद करे, तो वो नैब से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने अपने आप को खुद ही ये असाइन कर लिया है कि मेरा काम सिर्फ हुकूमत की खुशनुदी के लिए पॉलिटिकल जो अपोजिशन है के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वही उसका वाहिद मैंडेट है। इसलिए कि बेपनाह केसेस की मिसाल दी जा सकती है, जो हुकूमती लोग जो हुकूमत की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतने बड़े खिलवाड़ किए हुए हैं, इतने बड़े रेफरेंसेज हैं उनके खिलाफ, इतने बड़े मंसूबों में करप्शन के चार्जेस हैं उनके खिलाफ, लेकिन मजाल है जो नैब को कभी याद आई हो उनकी। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि किस वक्त कौन हुकूमत के खिलाफ ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, बस उसके पीछे पड़ जाना होता है। उन्होंने यही काम मरीम नवाज के साथ कई दफा पहले हो चुका है और अब फिर हुआ है। यही काम कई दफा राना सनाउल्लाह के खिलाफ हो चुका है, यही कुछ साद रफीक ब्रदर्स के खिलाफ हो चुका है, यही उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी हो चुका है जिन्हें ये तस्वुर किया जाता था कि गालबन वो साहब हुकूमतों के जो है वो फ्रंटमैन थे या उनके साथ उनका कोई वास्ता था। उन्होंने भी 2-2 साल 2.5 साल जेल में रखा है। एक पैसे की ना करप्शन साबित हुई, ना किसी केस का कोई सबूत मिला। अभी तक आप देख लीजिए, पनामा से जो कहानी शुरू हुई थी उसमें जितने किरदार थे, जितने लोगों के खिलाफ उन्होंने सिर्फ अपोजिशन के, खास तौर से शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस दर्ज कराए, क्या निकला उनमें से? कौन से केस में किसको सजा हुई, कौन से केस में कितनी रिकवरी हुई? जिस रिकवरी का दावा नैब करती है वो सिर्फ प्ली बारगेन है, इसलिए कि उसमें 25% उनका अपना हिस्सा होता है। वो मुलजिमों को उन्होंने छोड़ा है और जो पॉलिटिकल जो केसेस थे वो सारे के सारे आज तक पेंडिंग है।
आला अदालतों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहाँ नैब के बारे में जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जो कुछ कहा गया है, उसको ना ही दोहराया जाए तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अदारा है जो सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया था और उसी के लिए ये काम कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर नैब ने ये सब कुछ करना है तो जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, चाहे वो नैब के चेयरमैन है या जो भी इसके पीछे सरकर्दा लोग हैं जिनकी वजह से नैब इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, उसका एक ना एक दिन हिसाब तो देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, आपने ये सही कहा कि नैब ने अपना एज इंडिपेंडेंट इदारा अपने ऊपर एक सवालिया निशान तो लगवा लिया है और इसके रिमार्क्स जो हैं वो हमारे अदलिया के जस्टिस साहिबान की जानिब से जब दिए जाते रहे मुख्तलिफ समातों के दौरान, एक तरफ नैब जो है वो तलब कर रहा है और उसकी वजाहत 2 रोज कबल जो दी गई वो ये दी गई कि सियासी मसरूफियात की वजह से उन्हें नहीं बुलाना था, लेकिन अब वो इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं और मुस्तकिल अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को चैलेंज किया जाता रहा है, हम इसलिए बुला रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत में उनकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दी है। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि नैब चारों तरफ से घेरे में लेने के लिए जो है वो हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका एक एक्शन पहले इससे हो चुका है। अगर आपको याद हो, इसी तरह से उस वक्त की हुकूमत ने, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, बेनजीर के साथ जो सलूक किया था, उस वक्त भी अजीबोगरीब किस्म के नारे लगे थे। अगर आपको याद हो कि एक अकेली लड़की से कौन कौन डरता है, मैं वो हवाले देना नहीं चाहता हूँ। इसी तरीके से ये जो पीडीएम के अंदर चूंकि एक फाल जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप जो है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो चाहे वो उनकी बेटी हो, जो इस वक्त क्यादत कर रही हैं, और इसको जो ये समझ लेते हैं कि जनाब पार्टी के अंदर तो बहुत बड़ा यानी दरार है, क्योंकि हमजा शरीफ का कोई रोल नहीं है, शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं। बाबा वो जेलों में भुगत के अभी तो आए हैं बाहर, और लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में जो अभी तक जेल में है, तो किसी ना किसी को तो क्यादत करनी है और वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, उनका हक है कि वो उसकी क्यादत करें। नवाज शरीफ साहब ने खुद उनको नॉमिनेट कर रखा है। तो ये इनका इंटरनल जो पार्टी के मसाइल हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब कभी वो कोई तलख बयान दे देती हैं, मिसाल के तौर पे ये जो पीडीएम का इजलास हुआ था, इसके बाद जो रवैया इख्तियार किया मरियम ने, उनको डराने धमकाने के लिए अगर आप इस तरीके से हर बार उन्हें बुलाएंगे, कभी जमानत की मनसूखी के हवाले से और कभी एक ऐसा केस, आप अंदाजा कीजिए गुफ्तगू के नैब फरमा रही है कि आप चूंकि पॉलिटिकली बहुत मसरूफ थी इसलिए हमने आपको याद नहीं किया, और जो ही आपने एक पॉलिटिकल बयान झाड़ा आपकी याद उनको आ गई। ये क्या रवैये हैं? बिल्कुल क्या है? लेकिन बुखारी साहब, फिर जब नैब के अंदर इस्लाहात लेके आनी होती हैं तो फिर वो भी तो काम कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लिखा हुआ है इन्हीं का है, पार्लियामेंटेरियंस का है। वहाँ पर आप अपने ज़ाती मफाद स्टेक्स आ जाते हैं कि जी किसने कब करना था, और जब वक्त था तब भी नहीं किया गया। खाकान अब्बासी साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी गलती है कि हमने तब वक्त जब था हमने नहीं कर सके। तो फिर अब क्या किया जाएगा? नैब क्या इसी तरह करता रहेगा? किस तरह से चेंज लाया जा सकता है फिर, क्योंकि इत्तेफाक तो नजर नहीं आता किसी की पार्टी में। देखिए, हर एक काम का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मेरे ख्याल से नैब उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां इसकी अफादियत के बारे में अब सवाल उठ रहे हैं। अगर तो नैब ने सिर्फ पॉलिटिकल विच हंट करनी है हुकूमत के मुखालफिन की, तो इस इदारे का वजूद जो है वो खतरे में पड़ेगा। इस्लाहात के नाम पे जो कोशिश की गई थी उसमें हर पार्टी ने, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे वो पीएमएल थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, अपने अपने स्टेक्स जो हैं उसके हवाले से वहाँ तजावीज दी गई थी। और उस किस्म की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं जहाँ ये गुफ्तगू होती है उसकी प्रोसीडिंग्स कभी पब्लिक नहीं की जाती हैं। उसमें जो है लहरा लहरा के जो कागज दिखाए गए थे उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, उन्हें अपने भी वो डिमांड्स और मुतालबे जो है याद रखने चाहिए जो उसी मीटिंग में उन्होंने किए थे। वो भी चाहते थे कि उनके लोगों को उसमें से निजात मिल जाए और उनके लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की हुकूमत के होते हुए किसी किस्म की ऐसी इस्लाहात के ऊपर बातचीत हो सकती है जिससे सियासी माहौल जो है उसकी गर्मा गर्मी में कमी आए। पीटीआई अपनी विंच हंट में कोई कमी लाने के लिए तैयार नहीं है, और अपोजिशन जमातें जो है, पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा पीछे हटी है तो अभी भी 9 जमातें जिनमें 2 बड़ी जमातें शामिल हैं वो एक इत्तेहाद का हिस्सा है, और ना ही अभी पीडीएम खत्म हुई है ना ही उनके प्लान खत्म हुए हैं। एक थोड़ा सा वक्फा है। मेरे ख्याल से अगर हुकूमत इसी तरह से विच हंट में मसरूफ रही तो इस एहतजाज में फिर एक मरतबा शिद्दत आने में कोई मजायका नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बुखारी साहब जैसे आपने कहा कि पीडीएम अभी टूटी नहीं है और अभी पीडीएम मौजूद है, लेकिन वही जो सियासी माहौल थोड़ा फीका हो गया पीडीएम का, लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया, पीपल्स पार्टी अभी सोच रही है, और जिस तरह की
जो मीटिंग हो रही थी उसकी खबरें सामने आई, वो डेफिनेटली आपने भी देखी होंगी। तो क्या पीपल्स पार्टी के बगैर जो बाकी जमातें मुत्तहिद हैं उनका वो इम्पैक्ट आ सकेगा? मेजर स्टेक होल्डर तो पीपल्स पार्टी था, मेजर इम्पैक्ट भी पीपल्स पार्टी के ऑन बोर्ड होने से आना था। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपको मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू याद हो जो उन्होंने इस इजलास के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बयान जारी किया है, वो ये है कि अगर ये 9 जमातें हैं जो ये रिजाइन करती हैं, असेंबलियों के आधे आधे हाउस खाली हो जाएंगे और फिर पीपल्स पार्टी को मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी उन्होंने दे हैव नॉट गिवन अप, अभी उन्होंने अपना एहतजाज, अपनी मूवमेंट जो है उसके खात्मे का ऐलान नहीं किया है। तो हुकूमत को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के हवाले से पीटीआई की लीडरशिप, उसके तमाम मशीर और वजीर ये प्रोपोगंडा पहले दिन से कर रहे हैं, जब से ये पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो तश्कील पाया था। मेरे ख्याल से थोड़े से बैकफुट पर जाने की वजह से जो बदमजगी इस वक्त पीडीएम में पैदा हुई है, इसको भी ओवरकम करने के लिए कोशिशें की जाएगी। खुद आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल पर बाहर रह के वो क्या हासिल कर पाएंगे, और अगर ये होगा कि उनकी पार्टी के लोगों के बारे में केसेस वापस होंगे तो वो उस एम्बैरसमेंट का सामना कैसे करेंगे जिसको बिलाकर सौदेबाजी पे तशबीह दी जाएगी। बिल्कुल सही आपकी बात बुखारी साहब कि इसके बाद अगर पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं रहता और टूटती है तो फिर नुकसान किसका होता है ये भी देखना होगा। लेकिन आपने साथ जिक्र किया कि इस वक्त वक्फा है, लेकिन ऑब्वियसली वक्फा अगर ज़्यादा देर का हो जाए तो वो फिर जो मोमेंटम बना था उसके अंदर जो एक तेज़ी आई थी उसकी वजह से जो असरात आते हैं, आवाम के अंदर जो रिएक्शंस आते हैं, रिस्पॉन्स आता है, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट ऐलान के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जब जलसों का सिलसिला रोका गया था, जब थोड़ा सा वक्फा आया था, तो तब भी ख्याल यही था लोगों का कि ये सारा कुछ फिजल आउट हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि फिर इसके अंदर एक मोमेंटम आया है। मेरे ख्याल से ये जो वक्ती गैप्स हैं, इस पर ये तसव्वुर कर लेना कि पीडीएम खत्म हो गई या कोई अब एहतजाज नहीं होगा या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये दुरुस्त नहीं होगा। मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने इरादे के बहुत पक्के हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमने देखा था जब उनका पहला मार्च हुआ था जो कराची से चला था और बिलाकर धरना दिया था इस्लामाबाद में, तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया था। लेकिन कोई ये कह सकता है कि वो शो इम्प्रेसिव नहीं था? कोई ये कह सकता है कि लोग वहाँ मौसम की तमाम तर खराबियों के बावजूद बदस्तूर बैठे नहीं रहे? एक वर्कर ने वो मैदान नहीं छोड़ा था जब तक मौलाना फजल रहमान ने खुद ऐलान नहीं किया। तो और इसी तरह के बहुत सारे मिलियन मार्च, वो बेशक मिलियन मार्च ना हो लेकिन बहुत बड़े बड़े मार्चेस थे, वो चाहे वो कोयटा में थे चाहे वो केपीके में थे। तो उनकी जो ताकत है उसको अंडरमाइन करने की गलती मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, आपने जो मौलाना फजल रहमान के धरने की बात की, उसका रिजल्ट क्या हुआ हम सब ने देखा। कुछ पता ही नहीं लगा कि एकदम से कैसे खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि पीडीएम नहीं टूटी है और कोई गवर्नमेंट खास तौर पर जो कल से बयानात दे रही है और इस चीज पर डेफिनेटली वो खुश हो रहे हैं, अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं कि जी पीडीएम टूट गई। अब ऐसे में 249 का अगर जिक्र कर लें, NA 249 जहां अब इंतखाब होने जा रहे हैं, वहां से मुस्लिम लीग नवाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट, कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए, तो वो जो मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म था वो तो टूट गया ना फिर। जी देखिए, ये बात आपकी इस हद तक जरूर दुरुस्त है, लेकिन अभी देखना ये है कि क्या ये दोनों कैंडिडेट जो हैं ये खड़े रहते हैं या इनमें से कोई अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बैठ जाएगा और दूसरा इलेक्शन लड़ेगा। क्योंकि पीटीआई में काफी परेशानी है इस हवाले से, वहाँ की इस सीट के ऊपर काफी कड़ा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। ये बहुत आराम से सीट मिलने वाली नहीं है पीटीआई को, आप देख लीजिएगा इसको। इसी तरह से 10 अप्रैल को जब ये 12 अप्रैल को जब ये डिस्का का इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा वहाँ क्या सूरत हाल है। अब जो हुकूमत पंजाब ये कह रही है कि जरा थोड़ा सा उसको और डिले कर रहे, क्योंकि रमजान आ रहा है, उसकी वजह ये कि जितने भी सर्वेज आए हैं, आपने देखा होगा कल 3 सर्वेज आए हैं, वहां पर पीएमएलएन जो है वो मैसिवली लीड कर रही है तीनों सर्वेज में। तो मतलब ये है कि ये हुकूमत खुश हो ले, ठीक है, उनको खुश होना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी ने टच। बुखारी साहब, आपने कहा हुकूमत खुश हो रही है क्योंकि अभी वक्फा है, लेकिन आपके मुताबिक आपका जो आइडिया है पॉलिटिकली जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि मियां साहब की तरफ से बयान आ गया कि फिर 90 की सियासत को जब हम दफना चुके थे तो फिर ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है अगर हम क्विकली इस पर बात करने जाते जाते कि दोबारा से कब मोमेंटम पकड़ सकती है? रोजों के बाद ही हमें नजर आ रहा है, रमजान के बाद? देखिए, मेरे ख्याल से उससे पहले भी एक्टिविटी होगी। अभी तो ये पीपल्स पार्टी ने जो चंद दिन की मोहलत मांगी है या मोहलत दी है पीटीए ने, इसका फैसला आएगा। ऑब्वियसली वो इस्तीफों के बारे में बहुत रिलक्टेंट है।
ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। लेकिन क्या वो ये इत्तेहाद छोड़ पाएगी? और अगर वो ये इत्तेहाद नहीं छोड़ती है और इस्तीफों के हवाले से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसका मोमेंटम दोबारा जो है वो हासिल हो जाएगा इसको, और ये काफी परेशानी का बायस बनेगी हुकूमत के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ। आने वाले वक्त में ऑब्वियसली चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कौन किस तरफ है, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी ब्रेक है जी, अभी तो उन्होंने कह दिया कि वक्फा है, हम भी एक वक्फा ले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे पंजाब में जो सूरत हाल है, क्राइम रेशो मसलसल इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक चीज़ जो कि बहुत साल पहले भी बात की जाती थी कि पुलिस मुकाबला होता है और वो भी जाली होता है। तो कल भी एक ऐसा वाक़या देखने में आया जब फैसला किया गया ऑन द स्पॉट। रियासत के अंदर रियासत दिखाई दी, पुलिस की अपनी अदालत, काना पुलिस मुकाबला जाली निकला। वीडियो में देखा जा सकता है कि एहलकारों ने मुबैना डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार किया और फतेह मंडी दिखाने के लिए उनके सीने में गोलियां उतार दी। जख्मों ने तड़प तड़प कर जख्मियों ने वहां पर जान दे दी और ये तमाम मनाजर जो हैं वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी, इस वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर सामने आ सकता है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर हैं, इन चीज़ों को देखते भी हैं और बहुत से ऐसे जाली पुलिस मुकाबले हैं जो इन्होंने अपने पूरे करियर में बेनकाब किए हैं और मुझे खुद भी याद है कि हम बहुत सी ऐसी ट्रांसमिशन में साथ रहे भी हैं। इरफान मलिक हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, बहुत अरसे बाद हुआ लेकिन फिर से हुआ, जो कुछ साल पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था कि पुलिस मुकाबला हुआ और पहले खबर ये दी जाती है कि डाकू पकड़े गए, इनकाउंटर में मार दिए गए, लेकिन फिर असल कहानी सामने आती है इस वीडियो की सूरत में कि मुकाबले में प्लान्ड होता है, क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, बाकायदा उनको पकड़ा गया और फिर गोलियां मार दी गई। देखें, दो तीन चीज़ें हैं जिससे आप, जब वो आपके सामने आती हैं तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मुकाबला जाली था या असली था। उसमें आपको बताएं कि अगर आप साहिवाल इंसिडेंट देख लें तो उसमें जब आपके पास वीडियोस आई तो उसमें उससे पहले तर्जमान की तरफ से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज दी गई और उसमें कहा गया कि दहशतगर्द थे जिनके साथ इनकाउंटर हुआ और वो मारे गए। उसके बाद जब वीडियोस आई, जब FIRs हुई तो उसके बाद ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये सारा कुछ ड्रामा था। और उसके बाद हुआ क्या कि एक कार्रवाई की गई, मजलूमों को इंक्वायरी की गई और जिन बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को मार दिया गया उनको आज तक इंसाफ ना मिला। ऐसे वाकयात में अगर आप सजा देनी शुरू करेंगे तो उसके बाद ऐसे आप कहेंगे कि आप जाली मुकाबले नहीं होंगे। जब आप रियासत जो है, जब सानिया साहिवाल हुआ तो हमने देखा कि ईवानों तक आवाज़ गई और इसके ऊपर बड़ी बात हुई कि जो जिम्मेदार होंगे उनको जो सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हुई? काउंटर टेररिज्म के जो उस वक्त सरबराह थे आज वो एक सूबे के IG हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ मुअत्तल किया और फिर दोबारा से रीइंस्टेट कर वही रीइंस्टेट कर दिया। लाहौर के इलाके, लाहौर जिसे बिग सिटी कहा जाता है और तमाम मीडिया की नजरें भी इस पे होती हैं। लियाकताबाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें डॉल्फिन स्क्वाड ने एक निहत्ते शख्स, एक जो जिसको कहा जा रहा था कि वो डाकू है, उसके ऊपर चढ़ के उसको गोलियां मार दी। जब वो गिर चुका था उसको जिंदा गिरफ्तार किया जा सका। CCTV फुटेज आई, 5 माह गुजर चुके हैं, वो तमाम के तमाम डॉल्फिन एहलकार अब भी ड्यूटियां कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ इसमें देखिए पुलिस की तरफ से पहले यही बताया गया कि 15 के ऊपर कॉल चली, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों को जिंदा पकड़ा गया। अच्छा। जिंदा पकड़ने के बाद आप इनको अदालत में लेके जाएं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कानून के मुताबिक सजा दी जाए, लेकिन जो तरीकाकार है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे मावरा अदालत कत्ल किया गया और उसके बाद बड़ी ढिठाई के साथ कल मुझे बहुत अफसोस हुआ कि DIG इन्वेस्टिगेशन जो एक अहम ओहदे के ऊपर फायज हैं, लाहौर के बाकी तमाम ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि हमने तमाम रेडिंग पार्टी को मुअत्तल कर दिया, SSP इन्वेस्टिगेशन इसकी इंक्वायरी करेंगे। और DIG एक जो बड़ा ज़बरदस्त रैंक है, उस रैंक का जो सीनियर ऑफिसर वो ये कह रहा है कि मुकाबला असल है। अच्छा। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात ये कर रहा है और उसकी देखी थी, मुझे लगता है ये वीडियो से लाइव थे और कवर करने की कोशिश देखें जिससे लाइलम कैसे हो सकते हैं कि 13 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, 17 तारीख को इसकी वीडियो आ रही है। 5 दिन तक पुलिस को क्या इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि ये मुकाबला इनकाउंटर जो है तो ये जाली था। और इंक्वायरी करने से पहले ही एक स्टेटमेंट दे दी कि मुकाबला असली था। उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसके पेटी भाइयों को बचाने का सिलसिला, मतलब जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप ये नहीं समझ सकते कि हम कभी पंजाब पुलिस को सुधार सकेंगे। जो हम ईवानों में बातें करते थे, ये हुकूमत बातें करती थी कि हम थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, तो इस तरह फिर करें क्या? मतलब देखिए, आपने कहा कि अपने ही एहलकारों को बचाने के लिए फिर ऐसे बयान दे दिए जाते हैं। अब आपने देखा है कि कार्रवाई भी हुई है, कुछ एहलकार मुअत्तल किए हैं,
लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना भी वीडियो तो सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद आपने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटमेंट सुन ली कि उसने कह दिया जिन लोगों ने इंक्वायरी करनी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी पुलिस एहलकार ने आपने जो पूरा एक पैटर्न सुनाया सानिया साहिवाल से लेकर लाहौर में जो डॉल्फिन एहलकार के साथ हुआ, उसकी भी वीडियोस मौजूद थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। वो लड़का जमीन पर लेटा हुआ था और डॉल्फिन वाले ने उसको गोली मार दी। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को चैलेंज किया जा रहा है। आप खुद कैसे ये तय कर सकते हैं कि ये मुजरिम है और मैंने इसको गोली मार देनी है? बेशक वो डाकू ही थे, आपको किसने राइट दिया कि आप उसको गोलियां मार दें? यहाँ तो आम शहरी मरते हैं और कुछ नहीं होता। सिमल, यही बात है कि पुलिस के माइंड में वो शायद ये चीजें हैं कि वो कानून से बालातर हैं। उनको ये शायद इस बात का रियलाइज करने की जरूरत है कि भाई आप भी कानून के अंदर रह के काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने साबका अदवार के अंदर भी ये प्रैक्टिस देखी कि पुलिस को, अगर आप किसी जगह पे राशन की लाइनें लगी हैं तो आपने पुलिस को वहाँ पे लगाया, किसी जगह पे आपने जो डेंगू कंट्रोल करने प्रोग्राम है तो उसमें भी आपने पुलिस को लगाया। जब हर काम में आप पुलिस को लगाएंगे, पुलिस स्टेट बनाएंगे, तो फिर पुलिस समझेगी कि शायद हमारे बगैर काम नहीं हो सकता और उसके बाद वो इख्तियारात से तजावज़ करेंगी। अगर FIRs होती हैं, मैं एक और आपको टेक्निकल चीज बताता हूं कि जो भी एनकाउंटर की FIR होती है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट होती है, होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन अब पुलिस की तरफ से एक और टैक्टिस जो है वो यूज किया जाता है कि जब FIR की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि डाकू अपने ही साथियों की क्रॉस फायरिंग की वजह से ये एक रूटीन है, मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, यही खबर आती है अखबार में कि जी क्रॉस फायरिंग। जहां पे अगर आएगा कि पुलिस एहलकारों की फायरिंग से वो डाकू मारा गया, उसके बाद उसकी जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि वो इंक्वायरी अदलिया करेगी, आला ऑफिसर्स करेंगे। तो इसी वजह से पुलिस उन लोगों से बचने के लिए, उसकी शक्ल चेंज करने के लिए कि इंक्वायरी ऐसे डीआईजी करेंगे जो बयान दे रहे हैं, ऐसे ही पुलिस एहलकार करेंगे, ये भी कुछ देर बाद मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और ये बिल्कुल ऐसे मतलब ये है कि ये भी उन केसेस की तरह एक रेफरेंस आप देखेंगे उस फैमिली को जाके थ्रेटन किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई की बेसिकली ये हमने देखा पाकिस्तान में बहुत दफा हो चुका है और आइंदा दुआ करते हैं ऐसा ना हो। कानून बने हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है। एक कानून और है जिस पर हमने बात करनी है आपसे, क्योंकि बड़ा इशू इस वक्त बनता जा रहा है, वो दुनिया में बिटकॉइन के हवाले से एक क्रिप्टो करेंसी है, उस पर सब बात कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनली बहुत से ममालिक में ये अप्रूवल भी मिल चुकी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी है, लेकिन हर कोई ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है और लेन देन ओपनली अनाउंस भी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं ओपनली खुश होते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट की कोई स्टेट जो है वो पॉलिसी अभी तक वाज़ेह हुई नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज से कुछ साल पहले ये बताया गया कि इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई शख्स जो है वो कारोबार ना करे, अगर कारोबार करेगा तो वो उसकी कोई इलीगल होगा। उसके बाद अगर सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस पे केस हुआ, उसमें एक स्टेट बैंक की तरफ से ही एक वहां पे बयान दिया गया और उसमें कहा गया कि स्टेट बैंक ने कभी नहीं कहा कि ये इलीगल है। लेकिन आप देखिए कि एक वर्चुअल करेंसी जो एक क्रिप्टो करेंसी जिसे कहा जाता है, उसमें जहां पे एक बायर और एक सेलर है, इनके आपस में अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें लेन देन हो रहा है, तो इसमें स्टेट किसी जगह भी नहीं है। ये इलीगल क्यों कंसीडर की जाती है कि आप स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अगर किसी बैंक के जरिए अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपकी वो ऑन रिकॉर्ड होता है और उसके साथ साथ आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके अंदर आपका स्टेट बैंक किसी जगह पे मुलविस नहीं है, स्टेट आपकी किसी जगह के ऊपर उसकी इंटरफेरेंस नहीं इसमें कर सकती। और इसमें ये भी चीजें सामने आई थी कि इसी के जरिए जो इसमें टेरर फाइनेंसिंग जो हुई थी वो भी बिटकॉइन के जरिए, और मनी लॉन्ड्रिंग देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये तमाम चीजें इस कड़ी के साथ मिली हुई हैं। और इसी वजह से इस पे कहा गया था कि इसके ऊपर हम जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं या इसे गैर कानूनी करार दे। जैसे कहते हैं ना, बातों में ही पाबंदी लगा देना कि इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या हमारे पास इनफ टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं पकड़ने के लिए? हवाला हुंडी को पकड़ने के लिए तो हम बड़ा एक छापा मार लेते हैं जी, बड़ा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। ये जो साइबर क्राइम है, क्या हम लोग इतने केपेबल हैं कि इनको पकड़ सकें? बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल इस पे साइबर क्राइम के ऊपर अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम जो पाकिस्तान 2016 में पीका, बिल्कुल 2016 में जो पीका एक्ट लाया गया था, उसमें मैंने कई ऐसे साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि जो पीका एक्ट लाया गया है इसमें किसी भी साइबर एक्सपर्ट से ओपिनियन ली नहीं गई कि इसको साइबर एक्ट हम बना रहे हैं तो इसमें हम कौन कौन सी चीज। अब पीका एक्ट के अंदर आप देखें तमाम चीजें जो कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के दीगर जो लिंक्स हैं उनके ऊपर अगर किसी को हरासमेंट की और हमारे पास शिकायत की उसमें भी पेंडिंग कोई कुछ नहीं कर रहा, अगर देखी जाए तो वो भी
बहुत ज्यादा Ratio है। ज्यादा है। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे पास साइबर क्राइम के अंदर तभी तो हमने देखा जो है कि हमने बिटकॉइन रखनी की है। इन्वेस्टमेंट आपके सामने पॉइंट ऑफ है। Let's see। डिपार्टमेंट अगर वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं और इन चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया देखिए, कहाँ से कहाँ बिल्कुल। निकल गई और हम रिसोर्सेज में वहीं पर हैं, वहीं बिल्कुल खड़े हैं। ऐसे ही है। कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, थैंक यू सो मच इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। Thank you। और इसी के साथ नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है, और वो ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानियों की हक है, इज़्ज़त हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो इसको इज़्ज़त मिले। और हमने ये देखा है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त देना जो है ना वो इतना आम नहीं है। लोग एक दूसरे को हकीर समझते हैं और समझते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। और ऐसे बहुत से लोग हैं, जब हम सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो ऐसे पॉइंट्स रेस करते हैं जिससे ना सिर्फ सिस्टम रिफॉर्म होगा बल्कि आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकती हैं अगर वो चीज़ें सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और एक्सेप्ट हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी आवाज़ मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन मियां गुलजार अहमद साहब। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो फोकस किए हुए हैं कि अगर ये सिस्टम का हिस्सा हो जाए तो हम एज मुआशरा, एज अ नेशन हम बढ़कर आगे आ सकते हैं, हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, थैंक यू सो मच जनाब। सर फॉर कमिंग। Thank you। आपका भी शुक्रिया, आपने यहाँ मौका आपकी पेश पार्टी करने का के जो लिए। सबसे बड़ा लोगो जो मुझे बहुत पसंद आया, जो आपके इस बुकलेट के ऊपर जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आवाम को इज्जत दो। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मतलब क्या है, किससे इज्जत लेनी है, क्या हमने एक दूसरे की इज्जत करनी है, वो सिस्टम जिसका मैं जिक्र कर रही थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो ये है कि ये पार्टी नहीं है, ये एक तंजीम है। तंजीम है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त दो, एहतराम दो। थानों में, अदालतों में, सरकारी इदारों में, जहाँ पे हमारी तज़ीक होती है, हम ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों जिससे ये तज़ीक ख़त्म हो। कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक अवाम की नज़र में अदारों की इज़्ज़त हो, अदारों की नज़र में अवाम की इज़्ज़त हो। बेशक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल हमने चंद देखे हैं points हैं। पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त आपने लिखे हैं। तो मियाँ साहब, अब प्लान जो होता है कि आपने जब अपनी तंजीम बनाई, ऑब्वियसली ये इसलिए बनाई क्योंकि आपको दर्द है आम पाकिस्तानियों का और आप समझते हैं कि जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो आपने क्या अब तक किया है इस हवाले से और क्या आपने आगे प्लान बनाए हुए हैं? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की तरबियत की जाए। सबसे अहम बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कौमी तराना है ना, उसको चेंज किया जाए। अच्छा, उसमें एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंसर होना चाहिए, ठीक है, कौम से मोहब्बत का, खिदमत का अंसर होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हैं। और ख़त्म नबूवत के बारे में कौमी तराने में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा तौहीन की जा रही है गैर मुल्कों में। तो इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि एक कौम तैयार हो बिल्कुल, जो नबी से मोहब्बत करने वाली हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे खड़ी होने वाली हो। बिल्कुल, तो कौमी तराना जो है थिएटर में होता है, सिनेमा में हर होता जगह पे है, होता है, बिल्कुल, हर जगह पे होता है। आपकी पहचान है, आपके मुल्क की हाँ। पहचान है। तो स्कूलों में भी बड़ा अच्छा आइडिया वैसे आपका कि अगर कौमी तराने को रिवाइज किया जाए और उसमें ये चीज़ ऐड की जाए तो हर शख्स दोहराएगा इसको, सुनेगा बार बार, और अगर कहीं पर किसी को इग्नोरेंस है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो दोहराएगा, बात ठीक है आपकी, लेकिन उससे आपके अंदर जज्बा पैदा होगा कि मैंने अपने मुल्क की कैसे खिदमत कर सकता हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता हूँ, मेरे नबी की हुर्मत पे हरफ आ रहा है तो मैं इसके लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। मियां साहब, आपके जो चंद पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट जो मैं अभी पढ़ रही थी, शादी ब्याह के मौका पर लड़की और लड़के की तरफ से 25-25 आदमी होने चाहिए, मेहंदी और मंगनी की रस्म पर पाबंदी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है और क्या समझते हैं आप, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, लाखों लड़कियां जो है ना वो घर में बैठी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह क्या है? उनके पास पैसा प्रेशर है जो है इसका, बिल्कुल पैसा ही नहीं है। देखिए, मुल्क जो होते हैं ना, उनके जो लोग होते हैं, उनके मसाइल को हल करना जो ना कौम की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इस एक कानून से जो लाखों बेटियां बैठी हुई हैं उनकी शादी हो जाएगी।
लेकिन 25 बंदे उस तरफ से 25 बंदे उस तरफ, प्रेशर खर्चा नहीं, कितना है? खाना खिलाने का प्रेशर, रिसीव करने का प्रेशर जी, बारात का प्रेशर, सजावट का प्रेशर, वो सारा इसे खाने पे लाखों रुपया लग जाते हैं। बिल्कुल कोई इकट्ठे नहीं होते लोगों से, इतनी हमारे यहाँ पर परेशानी है। तो फिर- गरीब की बेटी की शादी हो तो सके, ये मकसद अवेयरनेस जो है ये बड़ी ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए किस तरह से आप कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं ताकि लोगों को ये समझ आए कि ये इस तरह से नहीं किया जा रहा है? लोग तो खुद चाहते हैं जी हमारी शादी में मैक्सिमम लोग हमारी बारात में जाएं और रिसीव करने में भी मैक्सिमम हो। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो होते हैं ना कवानीन, वो चंद लोगों के लिए नहीं होते, जी करोड़ों लोगों के लिए, ऐसे ही। वो सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए ना, हाँ। सबके लिए। सबके लिए। देखें, जो कहते हैं हमारी लवश शादी हो, बड़ा पैसा लगाते हैं, शोशा हो, बिल्कुल। तो चंद लोग हैं। चंद लोग हैं। चंद लोगों के लिए आप करोड़ों को ख्वार करें, ये तो कोई बात नहीं। अभी इस मुल्क के हालात क्या हैं, बड़े टफ हैं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, शादी ब्याह कहाँ से करेगा कोई? बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कवानीन बनाए कि शादी जो है वो 25-25 बंदों से ज़्यादा ना हो, ना हो। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। और और मेहंदी भी ना हो, वो भी मेहंदी पे इजाफी पाबंदी खर्चा। अच्छा, होनी अगर- चाहिए, माइयों पे भी पाबंदी होनी चाहिए। छोटी सी बात है, जी जब ये मेरे पैसे बचेंगे तो मैं खुशहाल हूँगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही। मेरे और पास ये बिला पैसे वजह नहीं का है, तो प्रेशर मैं है, परेशान ये हूँगा। बिला वजह सर, का वनडेज प्रेशर का है। जब डिसीजन लिया गया था, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, लेकिन एक बात कर रही हूँ, उससे पहले कितना प्रेशर होता था कि ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, सब उसको फॉलो करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेटल इन हो गई। मतलब मुश्किल नहीं है कानून बनाना, ये बनाए जा नहीं, सकते मुश्किल हैं। नहीं है। देखें, वो अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ना। जी जी हमें तो बिल्कुल सही है। हुकूमत को तो ये देखना चाहिए हम अवाम की सहूलत कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। किस तरह उनके लिए आसानी हो सकती है। बिल्कुल। मियां साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है और हम ये दुआ करते हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस आए और इस तरह का कोई कानून भी बने। इसके अलावा एक और चीज़ जिस पर हमने पॉइंट आपके देखा, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से भी आपका था कि प्रोग्राम स्पेशली उलमा हज़रात को इसमें इंक्लूड किया जाए, वो भी अवेयरनेस देते हैं, वो भी इस्लाम की तालीमात देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पर रमज़ान में जो सूरत हाल रही है गुज़श्ता चंद साल से बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि ट्रांसमिशन के नाम में बड़ा बड़ा कुछ यहाँ पे देखा है। उस पर आपका क्या आइडिया है? देखें, ये बदकिस्मती है कि एक दीनी प्रोग्राम है, हाँ जी, उसके लिए फिल्म से लोग, मीडिया से लोग लाते हैं जो जिनका ये काम ही नहीं है। बिल्कुल फिर देखें, मैं सारा साल, एक इस्लाम तो इन चीज़ों की पाबंदी करता है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सारा साल मैं एक गलत काम करता हूँ, तो रमज़ान के महीने में बैठ के मैं खुद ही बताता रहूँ। कौम को, लोगों को दीन के बारे में बताऊँ मेरा इमेज पीछे क्या था, जी तो ये वो बच्चा हमारा देखने वाला क्या कहेगा? बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये बात गलत है, मुझे एक दीन का इल्म ही नहीं है, तो मैं किस तरह उस पर बात कर तो सकता हूँ? आप ये समझते हैं कि ये कानून का हिस्सा होना चाहिए? हाँ ये- बिल्कुल, कानून होना चाहिए ना। देखें, दीन के बारे में जो बात है वो उलमा हज़रात बयान बात करें, बिल्कुल। ना कि जो नहीं जानता उसको बिठा दें आप। और सवाल करने वाले को भी नहीं पता होता, कई दफ़ा जवाब देने वाले को भी मालूम नहीं होता कि क्या बात करनी है, बस इधर की बात कर दी और वो जनरलाइज बातें कर देते हैं। हाँ जी, ये खराबी है। ठीक इससे है। जो है ना, एक तो इस्लाम के बारे में इमेज भी गलत जाता है बच्चों में, लोगों में, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम इशू है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये कहिएगा कि ये जो 4 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, पिक एंड चूज़ किए थे, कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें इस पूरी बुकलेट में आपने नौजवान नस्ल का भी जिक्र किया है, आपने एज अ सोसाइटी हमें कहाँ पर स्टैंड करना है, कहाँ कौन सा पॉइंट, वो पुलिस हो, अदालत हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपने सबको कवर किया। अब इससे आगे क्या होगा? कैसे ये सिस्टम का हिस्सा बनेगा? जो अवामी आवाज़ मूवमेंट है, जो ये तंजीम है, ये क्या प्लान रखती है कि इसको गवर्नमेंट को ये तमाम सजेशंस जो हैं वो पेश की जाएँ? देखें, ये अभी अब आपके पास आए एक तो मीडिया मीडिया से, इट्स द मीडिया से बिगेस्ट जब वॉइस। लोगों में बात जाएगी, अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये बात ठीक है, इसको होना चाहिए, तो हम एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे जी। हैं ताकि हम अपने हकूक़ के लिए खड़े हों, अपनी मुश्किलात हल करने के लिए कवानीन बना सकें। जी जी ठीक, बिल्कुल सही है। मियां साहब, अब आपका जो ओवरऑल मोटो है, जो एक आपकी तंजीम का टारगेट है, वो हमने जिस तरह शुरू में जिक्र किया है कि पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त देना है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें बड़ा अच्छा ये लगा। लेकिन आपने ये देखा है कि पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त देना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आम अवाम की भी जिम्मेदारी कि एक दूसरे को इज़्ज़त दें। उसका क्या आपने सोचा है कि किस तरह से लोगों को अवेयर किया टॉलरेंस नहीं जाए? है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, और फिर वो इस सूरत में बाहर आती है। असल में पता है क्या है, हम अपने कामों की तरफ मसरूफ़ हो गए हैं। अपने, मैं कहता हूँ कि जो औलाद है ना, वो आपका सरमाया है, सबसे बड़ा सरमाया आपकी औलाद है। जी, उसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। तरबियत जब हम भी तवज्जो नहीं देंगे, तो तरबियत नहीं करेंगे, तो यही होगा ना। जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि बड़ों की ऐसे इज़्ज़त करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है। और दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बड़ों से
मोहब्बत का इजहार है, बच्चों से शफकत का इजहार है। असल बात जो है ना वो तरबियत की है। वो तरबियत की कमी आई है जिसकी वजह से यूं हुआ। हाँ, तरबियत जो आप करेंगे ना तो उससे ये सारे मामला हल होंगे। एक छोटी सी बात है, जापान में बच्चा स्कूल जाता है 4 साल का, 3 साल उसको कोई बैग नहीं है। अच्छा, 3 साल तक कोई बैग नहीं, उसकी तरबियत की जाती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। अब हम कहते हैं कि खुद ब खुद से हो जाए, ये तो नहीं मुमकिन है। हमें तरबियत करनी पड़ेगी, कौम की, बच्चों की, सबकी, बिल्कुल, फिर रिजल्ट आएगा। तो आप तरबियत के मामले पे हमें जो है ना फोकस देना पड़ेगा अगर हम बेहतरी चाहते हैं। उसके अलावा कोई हल ओवरनाइट कौमें नहीं बनती हैं, आपको बिल्ड करना पड़ता है ना। हाँ, आपको एक सिस्टम, मोमेंटम बिल्ड करना पड़ता है। अब बहुत से लोग आपकी पॉइंट से अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब आवाम की बात होती है तो लोग आपके साथ पीछे खड़े होते हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कवानीन साजी होती है या गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उसके अपने इश्यूज़ हैं, वो अवामी इश्यूज़ की तरफ नहीं आती है। गवर्नमेंट की अपनी सियासत है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को देखना है और बहरहाल गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा मोमेंटम बिल्ड करके गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो आवाम का भी सोचे और ये जो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आवाम की भलाई है उसके लिए भी काम करें? जी बिल्कुल, इसका मकसद तो यही है, इस तंजीम का मकसद यही है कि हुकूमत की जो है इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए और बार-बार कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए ये किया जाए, कानून साजी की जाए। इसका मकसद यही है हमारी तंजीम का, और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि लोगों को अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को इज्जत दी जाए। ज़बरदस्त ही, बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज है। आपका जो सोच, आपकी जो सोच है, आपका जो टारगेट है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे कि आम पाकिस्तानियों की खिदमत आप कर रहे हैं, इसी तरह आप इसको जारी रखिए। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और ऐसे लोग भी हैं जी जो ना सिर्फ अपना बल्कि आवाम का सोचते हैं, एज अ नेशन सोचते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है और अपनी बेहतरी कैसे करनी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। 24 News।